शादीशुदा खातून ने 4 बच्चों को छोड़कर इश्क कर लिया। अक्सर हमारे मुआशरे में अपने बच्चों को छोड़कर इश्क करने का रिवाज आम हो चुका है। ऐसा ही एक वाकया पेश आया जिसमें 4 बच्चों को छोड़कर अपने इश्क को पाने के लिए मां चली गई। प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। शरकपुर में एक खातून जिसका नाम रुखसाना था, उम्र उसकी 32 साल थी, गुलाम मुर्तजा नामी शख्स के साथ प्यार में पड़ गई। गुलाम मुर्तजा ने 32 साला रुखसाना को चक्कर दिए, नाजायज ताल्लुक उस्तवार किया और शादी का झांसा दिया। खातून के 4 बच्चे थे। उसने अपने पहले शौहर से तलाक ली सिर्फ गुलाम मुर्तजा के लिए। गुलाम मुर्तजा 3-4 माह उसे टरखाता रहा और अपना मतलब निकालता रहा, नाजायज ताल्लुक कायम करता रहा और बिलाखिर उसने रुखसाना को कत्ल करके नहर में लाश फेंक दी। कहानी क्या है आइए आपको बताते हैं। उनके साबिक शौहर का कहना था कि किसी किस्म की कोई तंगी ना होने के बावजूद खातून ने यह कदम उठाया। रुखसाना के साथ मोहब्बत थी, 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन उसके बावजूद उसने बच्चों का ख्याल न किया। शौहर का कहना था कि उसने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग लगाई, कार्ड उसमें डाला और उसके बाद उस पर जो आश्कार हुआ वो इंतहाई खौफनाक था कि मेरी खातून, मेरी बीवी किसी और के इश्क में मुब्तला थी। रुखसाना जिसकी उम्र 32 या 33 साल थी, वो अपने इन 4 बच्चों को, इन मासूमों को छोड़कर अपने आशना के लिए चली गई और उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो अंजामा आपने सुन लिया, खबरों में देख लिया। और जो औरतें अपने बच्चों को छोड़कर इस तरह किसी गैर मर्द के साथ ताल्लुकात उस्तवार करके निकलती हैं और अपना हंसता बसता घर छोड़ जाती हैं, तो उनके लिए ये बहुत बड़ा सबक है। ये 4 बच्चे हैं, सबसे छोटी ये मासूम बच्ची है जिसको नहीं पता कि उसकी वालदा इनको क्यों छोड़ गई, ना इन बच्चों को पता है। ये बच्चे पढ़ते भी हैं, स्कूल भी जाते हैं, वालिद मेहनत मजदूरी करके इनका पेट पालता है। शहबाज उनका नाम है, वो हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, शादी कब हुई थी रुखसाना से? सन 2010 2010 से शादी हुई जी। अच्छा, उस तो बाद मामला सारे ठीक रहे? जी ठीक रहे। ਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਗੁਲਾਮ ਮੁਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਰੁਖਸਾਨਾ ਦੀ ਕਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 7-8 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ। 7-8 ਮੁਹਰਮ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਪਈ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ दोवें जी। हाँ। मैंने उसको बोला मैं दावनी पानी है, मेरे नाल रस्सी सीधी करा दे। हाँ। उन्हें नहीं कराई सीधी। हाँ। लम्मे पै गई, आंदी मैं थक गई हूँ। हाँ। ये बच्ची साड़ी ऑपरेशन नाल हुई सी, कहती मेरा ऑपरेशन पीड़ हुंदा पिया, मैं लम्मे पैन लगी। ठीक है। इस बच्चे ने आवाज़ मारी है कि इनू मुहम्मद ओह अंकल ही ना जिहड़ा आपां नूं रोज़ छड्ड के जांदा है, वो उठिए भज के बाहर गई है। मैनूं उस तों शक पै गया। मैं उहदे मोबाइल ते रिकार्डिंग ला के अपना मैमरी कार्ड उहदे विच पा दित्ता सी। ठीक है। उस तो बाद मैं 7-8 दिन ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਹਰਮ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 4 ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 15 ਮੁਹਰਮ 15-16 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। जो रिकॉर्डिंग मैं सुन लिया ने, फिर मैं आया घर, आटा गुनन डई सी, फिर उन्हें मैं लत्त मारी पहले, फिर मैं 2 चाटा मारिया ने। उन्हें मैं कुटन लगा, उन्हें डेन मेरा भरा भज के आ गया छोटा, उन्हें आके छड़ा दिता। उन्हें यार इनू मारना, मैनू तकलीफ होंदी पुफी दी धी है। मैं कहा ठीक है, उन्हें इनू फारग कर दे। मैं रात बड़े उन्हें तरले किए ने, उन्हें माँ प्यो नहीं आया, मैं फोन उन्होंने किया सी। उन्हें कहा असीं मूंजी ला रहे हैं, असीं नहीं आ सकते। वो नहीं आए। सवेरे मैं उठिया वा, मैं उन्होंने लैके नाल दे मैं उत्थे चला गया वां। उन्होंने मापे नूं दस्सिया कि तुहाडी कुड़ी ने जी आ बच्ची नूं लैके मैं आपदी बेगम नूं लैके मैं उत्थे चला गया। जिस टाइम उत्थे पहुंचा मैं उन्होंने घर अगों मेरा साला सी वड्डा, मेरी सੱਸ सी, घर दे जी सन। मैं कहा जी आ गल है, उन्हें कहा गल की है? मैं कहा सुन सकदी है। मैं उन्होंने रिकॉर्डिंग ला के दित्ती है, मेरे सारे ने 2 लफ्ज़ सुने ने। उन्हें मोबाइल मेरी झोली सट्टिया, उन्हें कहा भाई तू साडे लो फारग है, तू जा सकना। ठीक है। मैं अपने बच्चे चुक, मैनू कहता अपनी बेटी चुक, तू जा सकना साडे लो फारग है। मैं अपनी बेटी चुकी, मैं वापस आ गया। ठीक है। वो उन्हां कोल रह गई जी। उस तो पहले मेरी बेगम ने, मेरी रात ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਰਾਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਚੁਗਣ ਗਈ ਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੁਕਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਅਮਰੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਲਿਆ ਗੁਜਰਾਤ। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫੋਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਫਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੋਈ 20-25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਆਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਵੇਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਬੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਘਰ ਆਪਦੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਆਪਣੇ ਮੈਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਖਾਲਾਂ ਕੋਲ ਲਾਹੌਰ। ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ, 10 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ? ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ, 32 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਮਿਲਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇਂਗੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਆਵੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੁਮਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੋਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10-15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹਮੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਾਤਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਕੱਲੇ ਘੱਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 20-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ। ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗਿਆ ਚਲਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮਰੀ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਜੀ। उनकी सास का कहना था कि आज तक किसी बात पर कोई लड़ाई झगड़ा न हुआ, लेकिन उसके बावजूद रुखसाना घर छोड़कर गई और तलाक का मुतालबा करती रही। माँ जी कदे कोई घर लड़ाई झगड़ा नहीं कोई? मेरी भतीजी भतीजी सी, मैं जू ब्याह के लिया ना 3 नौवां, मैं किसी ना कोई लफ्ज़ नहीं बोलिया। जिद मर्जी मतलब देन लैन आउन जान, मैं पुत्रा ने ये देती मत आदे जियां खुश रखो, आदे घर वसाओ। तुहाडा बात फौत हो गया, मैनू दिल कहता टुकर तो दिल कहता ना देना। माँ क्यों तू भी रोटी खा, वो भी रह। आ मेरे पोतरियां पोतरे ने अज तक मैं झिड़किया नहीं। 3 बच्चों नहीं चंगी की नहीं मंद की। इन्हें फोन किया, मैं ना पुत्रा माँ आपदी प्यार दिंदी है, जिते 10 मिनटा तो लिया ना 5 मिनटा च लाया। मैं लख दादी हाँ,
ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਦਾਦਕੇ ਬਣੇ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਟੇਡੇ ਕੋਈ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਟੇਡੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਬੇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਵੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ अमर का कोई दुख नहीं सीगा। शौहर का कहना था कि रुखसाना को वो मैके छोड़ आया, लेकिन उसके बाद जब मोहल्लेदारों ने समझाया तो वो बसाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन उससे पहले वो तलाक का मुतालबा कर चुकी थी। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ 34000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਜਾਇਜ਼। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈयद ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 34000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਭਰਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕੱਪੜੇ ਲਗਾਈ। जो कपड़े अपने वास्ते नहीं, अपनी सहेलियां वास्ते। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸੂਟ ਲੈਣੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। रुखसाना अपने बच्चों को छोड़कर चली गई, उसने बच्चों का ख्याल नहीं किया। ये एक छोटी बेटी है जो थोड़ी थोड़ी बात करती है, ये स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, ये भी एक बच्चा है। 4 बच्चों को छोड़कर चली गई और उसका अंजाम आपके सामने है कि उसने अपने हंसता बसता घर जो है वो अपने हाथों से उजाड़ा और ख़ुद भी जो है उसका जो अंजाम है वो आपके सामने आ गया कि वो भी मौत के घाट चली गई। क्या नाम बेटा? मेरा मोहम्मद अवैस। अवैस, पढ़ते हो कौन सी क्लास में? मैं 2 क्लास में। 2 क्लास में। तो पता है मामा के साथ क्या हुआ? देखिए तस्वीर, बताओ। मामा की माँ बाहर निकली थी, यहाँ सफा पे आया हुआ था। हाँ, साफा पे आया सी, गल घोटिया किसी ने ना। ते अखा होंदियां खुलियां से। याद आंदी अम्मी? ये बच्चे छोटे हैं अभी, ज़ाहिर है दर्द बयान नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी करे। अब चलते हैं थाने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इसके साथ साथ SHO साहब कि पुलिस ने किस तरह से इसको इन्वेस्टिगेट किया, किस तरह से मुलजिम पकड़ा, वहीं जाके जानते हैं। तफ्तीशी ने बताया कि नहर किनारे लाश मिली, 15 पर कॉल मौसूल हुई और उसके बाद जाए वकुआ पर पहुंचे। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेस करते हुए गुलाम मुर्तजा को पकड़ा तो हकीकत पता चली कि वो इसके इश्क में मुब्तला है। गुलाम मुर्तजा ने तफ्तीश में क्या क्या इंकशाफात किए, किस तरीके से उसने इतराफात किए और कत्ल कैसे किया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सदाकत शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस मुकदमे के। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, ये बताएं कि ये मामला जब सामने आया, मुलजिम को गिरफ्तार किया, उसके बाद मुलजिम ने क्या इतराफ़ किया है? जी सबसे पहले तो ये ऐसा हुआ कि तकरीबन एक माह पहले 13/11 को आई थिंक ये हुआ है और हमें नामालूम लाश मिली नहर के किनारे। वो भी थ्रू हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही था, वो अपनी गश्त कर रहा था रूटीन के मुताबिक, तो उसे बनफा की कॉल है कि यहाँ पे नामालूम लाश एक पड़ी हुई है औरत की। तो वो पूरी तौर पे मौके पे पहुंचा, उसके गले पे निशानात वगैरह थे, कुछ तशद्दुद के निशानात वगैरह थे। तो हम लोगों ने देखा कि जो उन्होंने ही बताया कि ये केस ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कत्ल किया है और साथ एक रस्सी भी पड़ी हुई थी, गले में थी। तो उसके मुताबिक फिर उनकी मदयत में कमर ज़माने ऐसे ही हैं यहाँ पे हमारे, तो वो उनकी मदयत में 302 का पर्चा हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली फिर जब पर्चा मार्क हुआ 302 का तो सब इंस्पेक्टर के थ्रू ही होना था सारा कुछ, तो मेरे अकब में तफ्तीश आई। तो हम लोगों ने फिर वर्कआउट किया कि उसके मियाँ से रब्ता किया, शहबाज नामी शख्स से। उससे जब रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ इसके ना मरासम अभी दुरुस्त नहीं, किसी और लड़के के साथ थोड़ा सा इसके साथ, इसकी वजह से मैंने इसको अपने माँ बाप के घर भेज दिया था। वो माँ बाप जिनके फैज़पुर है, ये फैज़पुर तो नहीं है, क्या इधर कुछ आप है इधर मंडे वाला नहीं, मंडे वाला का तो वो रैशी थी औरत, मंडे वाला की उसकी शादी हुई थी। तो ये ननकाना साहब में एक गांव है, वहाँ के ये रहने वाले थे, इनके माँ बाप वगैरह, औरत के माँ बाप। उस औरत का नाम उन्होंने जब शहबाज से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया मेरी बीवी रुखसाना नाम है इसका।
तो अरसा 2-3 माह पहले मेरी इससे लैदगी हुई थी। मैं वो लैदगी की वजह भी ये बताई कि मेरे एक लड़के के साथ मरासम थे, तो वो मैंने सुन लिए, मैंने कॉल आउट की। जब कॉल मैंने ट्रेस आउट किया, मैं कॉल पे रिकॉर्डिंग लगाई हुई थी, तो उससे पता चला कि ये मेरी बीवी के मरासम मेरे दुरुस्त हैं, किसी के और लड़के के साथ ताल्लुकात वगैरह हैं। तो फिर जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने फौरी तौर पे उसका पता मालूम किया। वो थोड़ी देर पहले वो कहते थे हम लोग इनके यहाँ काम करने आए थे, ये जो अपना मूंजी वगैरह काश्त वगैरह करते हैं ना जब, तो उनकी बुआई के लिए वो लोग इधर आए थे। मेरी बीवी मुख्तलिफ औरतों के साथ इधर आई थी, तो वहाँ पे उनकी आपस में ना ताल्लुकात वगैरह बन गए। तो फिर वो फ़ोनों पे सारा रब्ता शुरू हो गया। तो जब मैंने कॉल सुनी उसकी, तो वो कह रही थी कि अपना इसके इस ताल्लुकात की वजह से भी मैंने इससे अलहदगी इख्तियार की और इससे मैं अपने माँ बाप के घर, इसके माँ बाप के घर छोड़ा है। वहाँ से वो फिर अपनी खाला के घर लाहौर रहती हैं, वो खाला उसकी ले गई, तो इसके फ़ोन कॉन्टैक्ट्स पे भी जारी थे। तो जब मैंने इसे पकड़ा उसी वजह से जब तफ्तीश की, तो गुलाम मुर्तज़ा ने बताया कि मेरे ऐसा इतने से इसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं। और फिर मैं उसकी खाला के घर से मैं इसे बुलवाया इधर, अपने इधर गांव है हमारा गाज़ीपुर के पास ही, इधर कस्बे के पास मैंने इसे मकान किराए पे लेके दिया और 2-3 माह मैंने इधर रखा इसे, इस्तेमाल करता रहा उसे। और 2-3 माह के बाद फिर मैं जब इसने कहा कि मेरे से शादी करो, तो इसने कहा मैंने आपके शादी नहीं करनी, मैं आपके तो ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, तो मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, वैसे मेरे साथ रहना तो रहो। वो जब उसने फिर इसरार किया, जाहिर बात है जब औरत इसरार करती है तो इससे गुस्सा वगैरह आ गया। इसने रात 11-12 बजे उसे लेके मोटरसाइकिल पे बिठा के वो नहर के किनारे ले गया। जब नहर के किनारे जाके उससे फिर बात की, कहती मैंने शादी के बगैर आपके नहीं, मैं शिकायत कर दूँगी। फिर जब इसे अपना आप छुपाने के लिए इसने उसके गले में फंदा डाला और फंदा डाल के इसे मार दिया। उसके बाद लाश नहर में फेंक दी, वो अपना छुपाने के लिए कि इसके कोई क्लू ही नहीं लगे। तो गुलाम मुर्तज़ा का कोई पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं? नहीं, पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अभी यंग है लड़का। लेकिन मुर्तज़ा क्या काम करता है? मुर्तज़ा अभी खेती बाड़ी वगैरह। बहुत शुक्रिया। एसएचओ शरकपुर का कहना था कि पुलिस ने जदीद तकनीकी बुनियादों पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की और उसके बाद गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार कर लिया। एक नंबर से मुसलसल कॉल का आना और उसके बाद उस कॉल को रिसीव करके लंबी बात करना किसी भी शक के शुबे को जाहिर करता है। ऐसा मर्डर जिसका कोई निशान ना मिल रहा हो, जिसका कोई सुराग या खुदा ना मिल रहा हो, उसको पुलिस अपनी जुबान में ब्लाइंड मर्डर कहती है। यानी कैसे कत्ल कि जिसकी तहकीक और तफ्तीश के लिए पुलिस अब बहुत ज़्यादा सरखपाई भी करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत और मुस्तैदी के साथ जो है वो इसको काम करना पड़ता है। और ये भी मर्डर एक ऐसा ही मर्डर था जिसको ब्लाइंड मर्डर कहा गया, क्योंकि एक लाश मिली थी, पता नहीं था इसको कत्ल क्यों किया गया है, किसने कत्ल किया है, इसका नाम क्या है। ये खातून की नहर से लाश जो है वो बरामद हुई थी। हमारे साथ मौजूद है शरकपुर थाना के एसएचओ शाहिद रफ़ी साहब, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं कि आखिर ये ब्लाइंड मर्डर की जब इन्वेस्टिगेट करते हैं इसको, तो कहाँ तक पहुँचते हैं और किस तरीके से इसके मुल्ज़मान तक पहुँचा गया कि इस शख्स ने इसको कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, ये वाक़या जब रूनुमा हुआ 15 पे कॉल आई, उसके बाद क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 पे जो भी शख्स उधर मौजूद थे, किसी ने नहर में डेड बॉडी देखी, उसने 15 पे कॉल कर दी। हमने रिस्पॉन्ड किया, उधर पहुंचे हैं, मौके से डेड बॉडी को हासिल किया। उसके बाद PFS से और दीगर जो भी इसकी CRO वगैरह कानूनी जो भी कार्रवाई होती है वो करके, सबसे पहली जो प्रॉब्लम हमें पेश आती है वो आइडेंटिफिकेशन होती है। बिल्कुल सही। डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन जब तक ना हो, ना ही हमें उसके वजह का पता चलता, ना ही वो रसा का पता चल सकता है। तो उसके लिए हम जो भी टेक्निकली और PFS लेबॉर्ट्री की हम जो भी मदद ले सकते हैं वो हमने ली। उसकी कोशिश की कि हमें इनके वो रसा तक हम पहुँच सके। तो सबसे मुश्किल पहला मरहला हमारे लिए यही होता है। तो जब रसा आ जाते हैं, फिर हम उनसे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, कुछ हमें पता चल सकता है इसकी वजह अनाद क्या है, इसका क्या खामद से घरेलू झगड़ा है, क्या खामद का इशू है, कोई हमसाए का इशू है, हमें कोई ना कोई लीड मिल जाती है। सही है। तो सबसे पहले इसमें जो हमें मुश्किल पेश आई वो इसकी आइडेंटिफिकेशन में आई। वो जब अल्हम्दुलिल्लाह आइडेंटिफाई हो गई, हमें पता चल गया कि इसका नाम रुखसाना है, इस शादीशुदा है, 4 बच्चों की माँ है, त्रिडे वाले की रहने वाली है। तो उसके बाद फिर हमने इस पर टेक्निकल वर्क शुरू कर दिया। चूँकि मुल्ज़मान अननोन होते हैं, जिसमें अननोन होते हैं उसमें हम हर एस्पेक्ट पर जो है ना इन्वेस्टिगेशन करते हैं। हमने सबसे पहले शक इसके खामद पर भी किया, जो इसका साहब का खामद था।
कि पॉसिबिलिटी है कि उसके साथ इसकी नाचाकी हो गई हो या इसका कोई ज़मीन का तजानजार हो ज़मीन, ये 3-4 इशू होते हैं आपको पता है। तो तमाम एंड पे देखने के बाद हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई। फिर इसके बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक लीड मिली, हमने इसकी CDR ली, उसमें कुछ नंबर मशकूक थे, उनको चेक किया। उनको चेक करने के बाद हमें एक बंदा आइडेंटिफाई किया जिसका नाम गुलाम मुर्तज़ा था। ठीक है। गुलाम मुर्तज़ा को जब हमें मशकूक लगा तो उसको हमने इंटेरोगेट किया। सबसे पहले तो उसको हमने ट्रेस किया, ट्रेस करने के बाद उसको अगला मरा अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उसको जब हमने इंटेरोगेट किया तो वो चूँकि कोई शहादत नहीं होती ऐसे केसों में, बड़ा मुश्किल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रेक हो गया। उसने फिर सारी बात बताई कि मेरा इसके साथ रिलेशन था, मुझसे ये शादी करना चाहती थी, मेरी ही वजह से इसने पिछले खामन से तलाक ली। तो चूंकि मैं जो इससे जान छड़ाना चाहता था तो मैंने तैश में आके उसको मर्डर कर दिया। मर्डर करके उसने उसको नहर में फेंक दिया, तो वो लाश जो है ना वो हमें मिल गई। तो इस तरह ये ब्रेक हुआ है। उसके बाद उसने जो भी शाते हैं वो वेपन ऑफेंस है, ये चीज़ें बरामद करा दी। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने चलान किया। सर, इस किस्म के केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? ये 4 बच्चों की माँ है रुखसाना, तो ये इसने जाल में फंसाया, पहले उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए पहले। बस ये पहले तो उसके साथ इसका रिलेशन था, उसने इसको वर्गला के देखे। पहले उसका हंसता बसता घर था, 4 बच्चे थे, वो बच्चों की भी ज़िंदगी तबाह हो गई, उस खामद की भी हो गई, उसकी अपनी भी हो गई। उसके बाद इसके साथ रिलेशन कायम हो गया। जब उसको रिलेशन उसको कंप्लीट नहीं कर सकता था तो उसने देखा तो ये तो मेरे गले पड़ रही है, तो उसने उस चीज़ को छुपाने के लिए, अपना जुर्म छुपाने के लिए एक और जुर्म कर दिया, उसने उसको मर्डर कर दिया। ये केसेस मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, आपको पता है। तो ये भी इसकी एक लकड़ी है। बहुत शुक्रिया सर। गुलाम मुर्तज़ा ने धोखे से किस तरीके से नाजायज़ ताल्लुक रुखसाना के साथ कायम किया और उसके बाद रुखसाना से शादी का वादा किया, जिसकी बिना पर उसने अपने पहले हस्बैंड से तलाक भी ली, लेकिन शादी करने के बजाय 4 माह वो उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहा और बिलाखिर उसने उसे कत्ल कर दिया। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।